हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे सामने सोनल मैम हैं। इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे और कैसे ये सोनल मैम जो है किस तरह से हमारे जो बीएसआई एकेडमी पर हम लोगों ने मेंटरशिप और गाइडेंस का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कैसे स्टूडेंट्स की यहाँ पे हेल्प करेंगी। तो स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पे इसके बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए सोनल मैम की तरफ चलते हैं। हेलो मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया। हाँ, तो मैम जरा स्टूडेंट्स को आप जरा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएंगे मैम, आप प्लीज। मैं डॉक्टर सोनल अग्निहोत्री हूँ, एमएससी पीएचडी केमिस्ट्री और हैविंग ऑलमोस्ट 17 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। करेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर काम कर रही हूँ और CSIR गोल्डन जुबली रिसर्च इंटर्न अवार्ड राइट आफ्टर माय एमएससी मैंने उसको अवेल किया था। एंड करेंटली जो अभी मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है, क्योंकि मेरी पीएचडी भी कोऑर्डिनेशन से हुआ था। तो इस दिशा में ही मैं आगे काम कर रही हूँ एंड हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स थ्रू आउट माय करियर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैम जो है पीएचडी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ वर्क कर रही हैं। तो मैम का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है केमिस्ट्री को लेकर। तो मैम, जैसे कि स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं केमिस्ट्री में। तो वो मैम क्वेश्चन इनका रहता है स्टूडेंट्स का कि केमिस्ट्री को लेके कैसे अपने फ्यूचर को एज अ प्लान कर सकते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में। तो मैम उसके बारे में आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएंगे मैम। जी संदीप सर, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तब केमिस्ट्री में मेरा बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि केमिस्ट्री को एज कैरियर परस्यू करूंगी, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप मुझे मेरे बीएससी फाइनल ईयर में कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया कि यू मे हैव काउंटलेस पर्सपेक्टिव्स इन केमिस्ट्री। बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं। उसके बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि केमिस्ट्री अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में मैं मीडियोकर स्टूडेंट थी एंड देन आई टर्न्ड अप इनटू गोल्ड मेडलिस्ट पीजी में। ओके। ये सब मेरा इंटरेस्ट के कारण ही आया, उसका फलता फूलता पर्सपेक्टिव था। तो जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री में आगे अपना करियर बनाना है, उनको मैं कहना चाहूंगी कि जितनी ब्रांचेस केमिस्ट्री की आजकल आप देख रहे हैं, उस एक एक ब्रांच में ऑलमोस्ट 10 गवर्नमेंट के, अगर आप पब्लिक सेक्टर्स में देखें तो ऑलमोस्ट 10 to 15 बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब्स हैं। छोटे जॉब्स के तो मैं गिनती कर ही नहीं रही हूँ, और प्राइवेट सेक्टर तो फार्मा में फ्लरिशिंग है। आप देख ही रहे हैं, इतने हार्डशिप्स चल रही हैं आजकल। तो फार्मा में भी कोर केमिस्ट्री उसमें क्वालिटी एंड रिसर्च में आती है। अभी मैं आपको केवल गवर्नमेंट के बारे में बताऊं, क्योंकि अगर मैं बताने चलूंगी तो यही एक आधा घंटे का लग जाएगा कि इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है केमिस्ट्री का। साइंटिफिक ऑफिसर से स्टार्ट करिए, केवल पीएचडी भी नहीं चाहिए होता है, उसमें साइंटिफिक ऑफिसर हो गया, पीजीटीज हो गए, टीजीटीज हो गए, सारे स्टेट के लेक्चरर्स हो गए गवर्नमेंट में। वहां से फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, भारत में कितने राज्य हैं, सभी राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकलता है। उसमें भी आपको पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, नेट करके आप उस लाइन को ज्वाइन कर सकते हो। फिर बीइंग इन जॉब आप पीएचडी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज में, फॉरेंसिक साइंस में, सॉइल केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मतलब यू नेम इट। आजकल तो मॉलिक्यूलर मॉडलिंग ये बहुत नया एक फील्ड आया है, तो बायोटेक्नोलॉजी वाले भी केमिस्ट का हेल्प लेकर ये मॉलिक्यूलर मॉडलिंग करते हैं। तो यू सी इन काउंटलेस पर्सपेक्टिव्स हैं केमिस्ट्री जब आप हायर स्टडीज में लेते हैं। ओके, तो मैम आपने बहुत अच्छा इसका जो केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट्स के लिए आगे एज अ प्रोफेशन जो हो सकता है, आपने बहुत अच्छा वास्टली स्टूडेंट्स को समझाया। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट थी जब आप ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री कर रही थी। तो मैम कैसे जो एक अच्छे जो मेंटर्स थे उनके कांटेक्ट में आने से जैसे आपने सोचा कि बाद में केमिस्ट्री को एज अ प्रोफेशन बनाने की सोचा, तो मैम आपने बताया कि मेंटर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैम किस तरह से एक अच्छा मेंटर जो है स्टूडेंट्स की लाइफ को गाइड कर सकता है, तो मैम इसके कुछ आप पॉइंट्स को बताएंगे मैम, तो हमें भी और जो फ्रेंड है उनको भी मतलब अच्छा रहेगा। जी देखिए, मैं जब अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज को परस्यू कर रही थी तो मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, और उसके बाद में मेरे को जो मेंटरिंग मिली, जो मुझे गाइडेंस मिला,
I was proper guided to pursue PG in chemistry. बिकॉज मुझे समझ में आया कि इसके अंदर बहुत सारा अपकमिंग इसके अंदर पर्सपेक्टिव्स हैं जहां पर मैं इसको बिना अपना पैसा खर्च किए हायर स्टडीज एंड फर्दर हायर स्टडीज को परस्यू कर सकती हूँ. JRF लेकर भी मैं आगे इसी फील्ड में जा सकती हूँ. जब मैंने अंडर ग्रेजुएशन को से केमिस्ट्री में जाने का सोचा, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, तब मेरे दिमाग में था फॉरेंसिक साइंस. तब यंग माइंड्स में बहुत रहता है कि हमको इस फील्ड में जाना है, फॉरेंसिक में था. बट जैसे जैसे मैंने MSc कंप्लीट करा तो रिसर्च की तरफ मेरा ध्यान अपने आप मुड़ गया. ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ. उन दिनों हम लोग जो हमारे मेंटर थे, जिनकी वजह से मैंने PhD एंड फर्दर ही टर्न आउट टू बी माय रिसर्च गाइड आल्सो, तो मॉलिक्यूलर मॉडलिंग और क्वांटम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ड्रग पे वो काम कर रहे थे. तो आई वाज मूव्ड, ये ह्यूमैनिटी को भी ये कर सकता है. और उन्होंने मुझे न सिर्फ इस करियर बनाने में हेल्प किया, बल्कि उन्होंने मुझे मेडियोकर स्टूडेंट से गोल्ड मेडलिस्ट तक उभारा. वो ऐसे कि जब हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे होते हैं तो वी वॉन्डर इन जंगल. हमको कुछ समझ नहीं रहता है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी वी शुड फॉलो, विच बुक्स वी शुड फॉलो, कौन सा टॉपिक किस बुक से पढ़ना है. नॉर्मली ये होता है एक किताब पकड़ लिया, उससे पूरा PG कंप्लीट कर लिया, बट वन सच बुक कैन नॉट गाइड यू एंटायरली. तो स्मार्ट स्टडी इज द कंसेप्ट, और स्मार्ट स्टडी का कंसेप्ट एंड टू पिक आउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरव्यू में पूछा जाना है. अ मेंटर हैज द आइडिया कि ये होगा और ये इम्पोर्टेंट है, तो ही गाइडेड मी इन दैट. उन्हीं की वजह से मुझे CSIR गोल्डन जुबली रिसर्च इंटर्न अवार्ड फ्रॉम भुवनेश्वर वो अलॉट हुआ था, क्योंकि ही टॉट मी कि ये जो है आपको टॉपिक्स ये वाइजली पिक करने होते हैं फ्रॉम द एंटायर सिलेबस. यही पूछा जाता है, ये एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस एज यू नो ओनली मेंटर्स हैव. तो मेंटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रॉपर गाइडेंस या आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते एंड यू वांट टू मेक योर करियर क्विकली, मेंटरिंग इज मस्ट. तो मैम इसी चीज को देखते हुए हम लोग जो है BSI एकेडमी ने अपना मतलब एक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग लेके आ रहे हैं. तो बशर्ते स्टूडेंट्स को हम लोग बताएं, तो मैम इससे अच्छा ये है कि खुद मेंटर ही यहाँ पे बताए तो बहुत अच्छा रहेगा. तो मैम BSI एकेडमी पे जैसा हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम जो लिया है, तो इसमें मैम एक मेंटर का क्या रोल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, उसको मैम आप जरा थोड़ा ब्रीफली बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए. मेरी जब आपसे पहले इस मेंटरिंग प्रोग्राम के बारे में बात हुई थी, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू एंड सेड कि संदीप सर, डिपेंड करता है मेंटरिंग आप किसको कर रहे हैं. तो इट इज स्टूडेंट टारगेटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड रहता है. अगर मैं अभी बात करूं कि मान लीजिए मुझे किसी स्टूडेंट को जो PGT की प्रिपरेशन कर रहा है उसकी मेंटरिंग करनी है, तो इट वुड बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वो स्टूडेंट जो CSIR का एस्पिरेंट होगा और उसकी प्रिपरेशन कर रहा होगा. क्यों? क्योंकि CSIR में आपको जितना डीप जाना है, PGT में उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है. बिल्कुल सही. आपको PGT की स्टडी सुपरफिशियल करके आप उसकी मेंटरिंग सक्सेसफुली कराकर आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो. लेकिन यही स्ट्रेटेजी अगर आपने CSIR में करी तो यू कैन क्वालिफाई, बट यू कैन नॉट अवेल JRF. और वहां पर अगर आपको JRF नहीं मिलता या आप मेरिट में नहीं आते हैं तो इट इज ऑल यूजलेस. तो मेंटरिंग हमेशा स्टूडेंट ओरिएंटेड रहेगी. हमारा एक स्टूडेंट के साथ इंटरफेस रहेगा, पर्सनल इंटरफेस रहेगा. उसमें जो भी उनको पैकेज डील में जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, अगर उनको उसके रिलेटेड प्रॉब्लम या अदरवाइज स्ट्रेटेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आई विल बी देयर टू हेल्प हिम आउट. ओके. तो मैम जैसा कि मैम ने बताया कि जिस इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से स्टूडेंट्स को मैम गाइड करेंगी. और जैसा कि मैम ने बताया कि CSIR का जो पैटर्न है वो एकदम क्वाइट डिफरेंट है KVS PGT से या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम से, है ना. तो मैम जैसा कि आपने बताया कि दोनों मतलब किसी भी लेवल के एग्जाम को देख लें तो जो CSIR जो होता है मतलब इट इज अ मोस्ट टफेस्ट एग्जाम जो केमिस्ट्री में हम लोग मान के चलते हैं, मतलब कि PhD से पहले की हम लोग बात करें. तो मैम जैसा कि आपने बताया कि मैं दोनों को लेके चलता हूं कि जो स्टूडेंट्स स्टेट लेवल या किसी भी PGT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CSIR की प्रिपरेशन
प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिस्ट्री से, तो मैम दोनों में अगर हम लोग टाइम को लेकर चले कि किसी कितने एक इन दोनों एग्जाम्स को लेकर कि स्टूडेंट्स को कितने समय के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये रहता है कि गोल रहता है कि भाई मैं अगर CSIR का प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे कितना समय लगेगा, या फिर एक PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा। तो मैम उन दोनों का मैम ड्यूरेशन को लेकर आपका मैम क्या आपका आप अपने व्यू बताइएगा मैम जरा। यस, अगर कोई स्टूडेंट 3 to 4 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडी दे रहा है तो मैं ये मानती हूँ कि PGT क्वालिफाई करने के लिए 3 महीना इज सफिशिएंट, बशर्ते प्रॉपर गाइडेंस उसके पास है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी उसके पास है, और वो प्रॉपर किसी मेंटर के अंदर वो अगर स्टडी कर रहा है तो 3 मंथ्स इज सफिशिएंट। फॉर CSIR अगर आप लेक्चररशिप की बात करेंगे तो यू कैन अवेल इट इन विद इन 6 मंथ्स, लेकिन अगर आपको JRF चाहिए तो हो सकता है यू नीड टू हैव 2 अटेम्प्ट्स, दैट मींस अ ईयर। तो CSIR रिक्वायर्स पेशेंस, लेकिन ये भी तब होगा जब आप प्रॉपर गाइडेंस में या किसी मेंटरिंग प्रोग्राम में इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि PGT में बहुत कम एफर्ट्स में आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो, मगर हमें क्वालिफाई, यस वी नीड टू हैव मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि वहां हमें मेरिट में आना है, वहां पे पोस्ट जो है वो लिमिटेड है। यही स्ट्रैटेजी CSIR JRF की है, लेकिन वहां यू नीड टू हैव वेरी डिटेल्ड स्टडी, क्योंकि PGT का जो लेवल है वो बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल है, और जो CSIR का है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड कंटिन्यूज अप टू मेजर रिसर्च पोर्शन तक, जो भी आजकल हम देख रहे हैं वहां तक वो कंटिन्यू करता है। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए 6 मंथ्स इज सफिशिएंट फॉर CSIR, हद से हद 1 ईयर, एंड फॉर PGT you can crack PGT within 3 months. ओके मैम आपने ये बताया कि एक टाइम को लेकर, तो मैम जैसा कि जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि एक लेवल के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट कि भाई जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या हम लोग मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट कहीं पर कैंडिडेट कहीं पर अगर वर्क कर रहा है तो मैम इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन को करना पॉसिबल है प्रैक्टिकली, और किस तरह से उसकी अप्रोच चेंज हो सकती है जो स्टूडेंट्स लगातार काफी समय तक मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं और वर्क करते हुए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स लगातार ड्रॉप लिया उन्होंने अपने पढ़ाई से या फिर कहीं अपने करियर से, तो मैम उन दोनों के लिए कैसे कैसे स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, इनके बारे में मैम थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को बताएंगे तो। संदीप जी, you'll be surprised to know कि मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर जब क्वालिफाई किया तो I was in job, ऑलरेडी जॉब में थी, और जॉब में होना तो एक एडेड बेनिफिट है, बट वही रिक्वायरमेंट वही है कि यू नीड टू हैव अ स्मार्ट मेंटरिंग। अब जैसे कोई स्टूडेंट है जो लगातार उसने पढ़ाई सिर्फ छोड़ी हुई, जॉब छोड़ा हुआ है और इट कंटिन्यूस टू परस्यू कर रहा है, तो दैट मींस ही इज फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ। अब तक या तो उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था या उसे कोई एक बेटर जॉब मिल जाना चाहिए थी, तो वहां पर स्मार्ट स्टडी काम करेगी। बट अगर आप जॉब में हैं तो यू नीड टू हैव अ स्मार्टर अप्रोच। जो बच्चा 8 घंटा दे सकता है, जॉब वाला 8 घंटा नहीं दे सकता, तो वो तो स्मार्ट स्टडी करके क्वालिफाई कर लेगा, बट जॉब वाले के लिए आपको और स्मार्टर अप्रोच करना पड़ेगी। तो उनके लिए फिर हम स्टूडेंट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज को प्लान करते हैं, और फिर ये जानते हैं कि वो किस तरह के जॉब में है, बिकॉज समटाइम्स जॉब ऑल्सो हेल्प्स। जैसे मैं खुद पढ़ाती थी तो मेरे लिए एक एडेड बेनिफिट था, तो जॉब किस तरह का जॉब वो कर रहे हैं हम उसको देखकर फिर उनकी स्ट्रैटेजीज को प्लान करते हैं। ये मैम आपने बहुत अच्छा बोला कि जिस तरह का जॉब वो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम को लेते हुए। ये बहुत, क्योंकि ये मैंने भी देखा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं पर टीचिंग का जॉब कर रहे थे, तो उस टीचिंग के जॉब ने बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया उनकी प्रिपरेशन के लिए। मैम एक तो ये आपने बहुत अच्छा बताया, और मैम ये देखा गया है जनरली कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं रिसोर्सेज को लेकर, रिसोर्स को जैसे रिसोर्सेज बुक्स हो सकती हैं, कोर्सेज हो सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हो सकते हैं। तो मैम आपको नहीं लगता कि ये जितनी ये इनकी मैक्सिमाइजेशन आज की लाइफ में हो चुका है, तो इन्हें इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन की स्टेट में भी लाके रख दिया है?
डेफिनेटली। कल ही आप और हम बात कर रहे थे संदीप सर पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये देखिए इसमें 26 यूनिट्स हैं, लेकिन सारी 26 यूनिट्स के लिए अगर आप मुझसे बोलें कि कोई आप एक मैडम बुक रेफर कर दीजिए, तो मैंने कहा था सर आई स्टैंड हेल्पलेस, ये नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सही आपने कहा था कोई एक यूट्यूब चैनल बता दीजिए या कोई लिंक बता दीजिए जिससे सबका हेल्प हो पाए, तो वहां पे भी मैंने कहा था सर आई एम हेल्पलेस। आपको 26 यूनिट्स के लिए 26 डिफरेंट लिंक या 26 डिफरेंट बुक्स फॉलो करना पड़ेंगे, 2 या 3 यूनिट किसी एक किताब से भी हो सकती हैं। तो वहां पर आप और हम काम आते हैं। हमारी अकेडमी हम लोग ऐसे ही हेल्प करते हैं उन लोगों को एंड ऐसे ही गाइड करते हैं कि ये यूनिट यहाँ सर यहाँ से पढ़नी है और बस इतनी पढ़नी है, इससे दाएं बाएं नहीं पढ़ना। मेरा और आपका यहीं से काम स्टार्ट होता है कि जब इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है तो हम स्मार्टली क्या पिक करें, दैट इज वेयर वी कम इनटू पिक्चर। यस मैम, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि इतना सारा एक सिलेबस है, कितना स्टूडेंट्स को पढ़ना है और इतना पढ़ना है कि जिससे वो उसी तरह के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हुए आ रहे हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो मैम ये स्टूडेंट्स के पास भी काफी सारे आता है, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ मतलब एक तरह से प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको कितने लेवल पे करना स्टूडेंट्स के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि काफी बार देखा गया है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैम प्रैक्टिस स्टूडेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की कितना और कहां से करें, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे स्टूडेंट्स को। मैं आज पीजीटी का ही एग्जांपल लेती हूँ। 80 क्वेश्चंस सब्जेक्ट रिलेटेड आते हैं। 26 यूनिट्स हैं, तो अगर हम रैंडमली डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट एक यूनिट से 3 क्वेश्चन पड़ता है, 3-4 क्वेश्चन पड़ता है। तो लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो ये तो हम जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं पर्सनली, देन वी लेट हिम नो कि इस यूनिट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये एक क्वेश्चन के लिए आप 10 दिन नहीं वेस्ट करेंगे। आप किसी और यूनिट से जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़िए और बार बार पढ़िए। आपने पूछा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सर क्या होता है जब हम बिना पढ़े या बिना मेंटरिंग के या हम बिना स्टडी मटेरियल को फॉलो करें डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो कभी कभी एकदम जो रिजल्ट होता है ब्लंडर हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम शेक हो जाता है कि हम बेसिक मिस्टेक्स भी कर बैठते हैं। बेसिक क्वेश्चन ही हमें नहीं बनता। तो पहले थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, उसके बाद फॉलो करना है, वो बहुत बड़ी हेल्प है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक्स भी अवेलेबल हैं, अकेडमी के पास भी लिंक्स हैं उसकी, वो इट इज अ वेरी गुड हेल्प, लेकिन यू नीड टू हैव अ बेस टू सॉल्व। यस मैम, आपने सही पूछा कि बोला कि अगर डायरेक्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसका जो मोरल है वो कहीं ना कहीं डाउन होता है, क्योंकि ये देखा गया कि स्टूडेंट्स का कि भाई मैंने क्वेश्चन किया मुझसे नहीं हुआ और हर तरह का क्वेश्चन इसी लेवल का है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो गिरता है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। मैम ये आपने काफी स्टूडेंट्स को मतलब ये आज के इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आपने बताया कि किस तरह से स्टूडेंट्स गाइड कर सकते हैं और किस तरह से बीएसआई एकेडमी का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये स्टूडेंट को उनको हेल्प करेगा उनके एग्जाम को क्रैक करने में। और मैम हम सोनल मैम से और भी बहुत सारे वीडियोस में लेक्चर्स में हम लोग आगे मिलते रहेंगे आगे यूट्यूब पर। तो मैम आपका क्या मैसेज होगा स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को लेकर, आप जरा बताइएगा मैम लास्ट मैसेज। हाँ, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी आप लोग बहुत सारा पीजीटी टीजीटी बहुत सारे स्टेट्स निकाल रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय नवोदय सभी निकाल रहे हैं या जो सीएसआईआर परस्यू कर रहे हैं, प्लीज पिक एंड चूज वाइजली। आपको बहुत मटेरियल की बात करें या मेंटरिंग की बात करें या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें या टॉपिक की बात करें, पहले आप अपने आप को पहचानिए। ऐसा नहीं कि आपकी मैथ्स वीक है और आप फिजिकल केमिस्ट्री के पीछे पड़ जाएं कि मैं अगर काइनेटिक्स के 10 क्वेश्चन कर लूंगा तो मेरा पीजीटी में हो जाएगा, और वो लोग जिनका ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बैठेंगे। तो पहले अपने आप को पहचानिए, थिंक एंड सिलेक्ट वाइजली, एक प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करिए, मेंटरिंग को अपनाइए, एंड देन यू कैन क्रैक एनी एग्जाम विदाउट डिफिकल्टी।
तो मैम थैंक यू मैम, आपने स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट किया कि वो अपने एग्जाम्स को आगे प्लान कर सके। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर हमारे साथ सोनल मैम थी, सोनल मैम ने आपको बहुत अच्छा आई थिंक आपको बताया होगा। और कहीं पर भी आपको किसी इस पूरे लेवल में लगता है कि आपको सोनल मैम से मेंटरशिप का प्रोग्राम को इसमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, हम आपको डेफिनेट रिप्लाई करेंगे। और सोनल मैम के ऐसे ही बहुत सारे और भी जो मोटिवेशन वीडियो हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए वीडियो हैं, हम लोग जो है समय समय पर आपके लिए अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।